नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में हर साल बाढ़ भारी तबाही मचाती है। हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। महीनों तक जिंदगी के लिए जद्दोजहद चलती रहती है। तबाही के इस तंत्र को ध्वस्त करने का एकमात्र मंत्र है बांध का निर्माण। लेकिन दशकों से कई कोशिशों के बावजूद पड़ोसी देश नेपाल से इस मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही और बर्बादी की ये बाढ़ बिहार में तबाही मचा रही है। बिहार में हर साल बाढ़ बड़ी तबाही मचाती है। नेपाल से बिहार में आने वाली नदियां कहर बनकर टूटती हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमल, कोसी और महानंदा का जलस्तर नेपाल में भारी बारिश के बाद इस कदर बढ़ जाता है कि बिहार पहुंचते पहुंचते ये नदियां अपने पीछे बर्बादी छोड़ती जाती हैं। और बिहार में बाढ़ के हालात को जल संसाधन मंत्री संजय झा ने ट्वीट कर समझाया है कि और लिखा है कि गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सहित कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर ये नदियां अत्यधिक पानी और गाद लाती हैं, जिससे जल प्लावन की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकल रहे हैं। बिहार में बाढ़ को लेकर आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि एक तरफ जनता बाढ़ से परेशान है, दूसरी तरफ सरकार ट्वीट खेल रही है। जनता की 20,000 करोड़ की संपत्ति हर साल डूब जाती है और आप ट्विटर खेलते हैं। फरक्का डैम का सिल्ट पे इल्जाम लगाते हैं। अरे आपके पटना में गंगा बहती है, इसका सिल्ट आप क्यों नहीं हटवाते हैं? केंद्र में 6 साल से आपका समर्थन है और आप आई वॉश करने का काम कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। आई वॉश मत कीजिए। जनता की संपत्ति बह जा रही है, जनता आक्रोशित है। आप जमीन पे उतरिए और बिहार को बाढ़ से बचाइए। जो लोगों की संपत्ति बह रही है उसको बचाइए। सामने गंगा है, नमो गंगा करने से नहीं होता, इसका सिल्ट निकालिए। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अच्युतनाथ तिवारी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ को कमाई का जरिया बना लिया है, जिसकी वजह से तटबंधों को कमजोर रखा जा रहा है। देखिए, बाढ़ जो है बिहार की आम जनता के लिए आफत है, लेकिन बिहार की भाजपा जदयू सरकार के लिए कमाई का जरिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि साल दर साल बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है। मतलब साल दर साल यहाँ के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, बांध कमजोर हो रहे हैं, मरम्मत ही नहीं की जा रही है तो कमजोर हो रहे हैं। तो एक मोटी कमाई है जिसका हिस्सा सब में बंट रहा है। और उधर जेडीयू ने बाढ़ पर सरकार का बचाव किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सरकार बाढ़ को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गंडक, कमला, महानंदा, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार आती हैं और गंगा में मिलती हैं। जब नेपाल में अति वर्षा होती है तो इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बिहार में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि नेपाल में इन नदियों पर हाई डैम बने। भारत नेपाल के बीच इस मामले पर दशक से वार्ता चल रही है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। और उधर बीजेपी ने भी बाढ़ पर सरकार का बचाव किया और कहा कि बाढ़ को रोकने के लिए सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है। बिहार के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष होता है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी जो प्रयास है वो भी सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से डैम का निर्माण करके वहाँ राहत किया जा सके बिहार के दृष्टिकोण से। और अभी भी केंद्र की सरकार अनेक योजनाओं के तहत इसके विचार पर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर नेपाल की सहभागिता की जितनी प्रामाणिकता होगी उसके तहत ही आगे बढ़ने का काम हो सकता है। तो एक म्यूचुअल विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों समन्वय भाव से यह चाहती है कि बिहार में इन सब चीज़ों से निजात मिल पाए।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं। अमित, बयान जरूर आते हैं और बयानों में दावे भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है, वजह चाहे जो कुछ भी हो, बिहार हर साल बाढ़ की इस त्रासदी को झेलता है। आखिर क्यों? देखिए, सबसे बड़ी जो सवाल है वो यही है कि आखिर बिहार बाढ़ की विभीषिका को कब तक झेलता रहेगा, इसका निदान कब निकलेगा। और इसको लेकर के लगातार जो है वो राजनीतिक चमकती रही है बिहार की। चाहे हम बात एनडीए की कर ले, जब एनडीए की सरकार नहीं थी, विपक्ष में थे एनडीए के लोग, तो ये लोग जो है वो बाढ़ के लेकर के सियासत करते थे। आज पिछले 15 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में। और अगर बात हम केंद्र में भी कर ले, तो जैसा कि विपक्ष का कहना है कि 6 साल से केंद्र में जो है वो एनडीए की सरकार है, उसके बावजूद ये बाढ़ का जो निदान है बिहार की वो क्यों नहीं निकल पाई। इसको लेकर के अब जो जेडीयू और बीजेपी के लोग हैं वो उनका बयान बदल चुका है। वो जो कल तक एग्रेसिव मोड में हुआ करते थे बाढ़ को लेकर के, अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। तो भले ही चीजें बदली है, बयानबाजी बदला है, लेकिन जो बाढ़ की विभीषिका जो है वो अब तक नहीं बदली। और इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, यह मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है। और यहीं से बैठ करके वो तमाम जो है नियम कायदे कानून बनते हैं बिहार को रोकने के लिए। बाढ़ जो आती है बिहार में हर साल, उसको कम करने के लिए कर सकते हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार होता है, अरबों अरबे रुपए जो है वो खर्च होता है। लेकिन अगर नतीजे की बात कर ली जाए तो नतीजा जो है वो हर साल शून्य पे आके अटक जाता है। बिहार का कई जिला जो है वो बाढ़ प्रभावित हो जाता है, वहां के लोग जो हैं वो बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हो जाते हैं। अमित, सवाल ये है, बार बार ये तर्क दिया जाता है कि नेपाल में भारी बारिश होती है, उसके बाद नेपाल से आने वाली जो तमाम नदियां हैं उनमें जल स्तर बढ़ जाता है, वो गंगा में आकर मिलती हैं। बिहार में भी बारिश होती है। अब बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, बारिश को तो सरकार रोक नहीं सकती, लेकिन जो कर सकती है सरकार, आखिर उसमें कहां कमी रह जाती है? क्या विभागीय स्तर पर कमी रह जाती है, या जिला स्तर पर जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं, या कहीं ना कहीं ठेकेदारों की तरफ से पैसे की एक तरह से कहा जाए उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, जो बार बार ये तटबंध टूट जाते हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात आपने कही है कि आखिर ये वजह क्या है। इसकी वजह की पड़ताल जब हम लोग करते हैं, क्योंकि आप नेपाल को तो बदल नहीं सकते, नेपाल का जो तटीय इलाका है, नदियों का जो धार है, उसको आप कम कर सकते हैं। और उसके लिए आपकी पहल लगातार की जा रही है आपकी तरफ से, जैसा कि जेडीयू और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय भी पहल की गई, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है उस समय भी पहल की जा रही है। हम इनकार नहीं करते, इनकार इस बात से नहीं करते कि पहल नहीं की जा रही, पहल की जा रही है, लेकिन पहल के बेहतर परिणाम कब तक आएंगे इसका इंतजार बिहार के लोगों को है। और यह सिर्फ राजनीति करने से नहीं होगा, क्योंकि जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है वो होती है आखिर वो डैम क्यों नहीं बनता है, जिसकी बात चर्चा बिहार के जल संसाधन मंत्री जो है उन्होंने संजय झा ने अपने ट्वीट में किया कि नेपाल में हाई डैम बनना चाहिए, नेपाल में जो नदियों का जो मुहान है वो एक तरफ मोड़ना चाहिए। कई सुझाव उन्होंने दिया। तो आखिर ये सुझाव जो है इस पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, किसके स्तर पे होगा? ये राज्य का मामला नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और दोनों देश के बीच का मामला है। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार अपनी बेचारगी जाहिर कर देती है, केंद्र सरकार कहती है कि हम वार्ता कर रहे हैं। तो आखिर ये वार्ता और बेचारगी से क्या ये निदान निकल पाएगा? बिहार की जो बाढ़ की स्थिति है, क्या इससे बिहार उबर पाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब जब भी हम खंगालते हैं, जब भी मंत्री हो या अधिकारी हैं, उनसे जब हम पूछने जाते हैं तो उनका गोलमोल सा जवाब होता है कि देखिए इस पर काम हो रहे हैं, लगातार ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, इतनी राशि हमने खर्च कर दी है, 2 देशों के बीच का मामला है, इस कारण से मामला अटका हुआ है। यह भी कहा जाता है कि जो फरक्का डैम है वहां पे सिल्ट काफी जम चुका है। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो 2 राज्यों में भी सिमट जाता है। कहा जाता है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो इस डैम को जो है क्लीन नहीं करने दे रही है, जिसके कारण से सिल्ट नहीं हट पा रहा है। तो कई चीजें हैं, सियासत हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर होना चाहिए। अमित, वजहें कई हैं, वजह कई हैं और वजह को तलाशा जाता है, लेकिन उसका निदान कैसे निकलेगा इस पर शायद प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर के मायने को समझ लेते हैं। दरअसल भारत सरकार नेपाल को अरबों रुपए देती है,
जल प्रबंधन के लिए नेपाल को पैसे दिए जाते हैं। ये पैसे जल प्रबंधन के लिए भारत सरकार की तरफ से नेपाल को दिए जाते हैं। 1992 से नेपाल के साथ अस्थायी निदान पर बातचीत लगातार जारी है। 1992 से हो रही बातचीत में अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। हर साल बिहार में बाढ़ से भारी तबाही मचती है और तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं बेबसी की, मजबूरी की, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि लोगों की जिंदगी जहन्नम बन गई हो। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 4 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नक्सलबाड़ी बस स्टैंड के पास हुई है। गिरफ्तार लोग मध्य अफ्रीका देश कैमरून के निवासी हैं, जो नेपाल के रास्ते बिना वैध कागजात भारत में प्रवेश कर रहे थे। गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के नाम एलेक्सिस इस्माइल एफा, जिंगू मोहम्मदो मूसी और जेडल सिदार। और इसके अलावा एक जो नागरिक है उसका नाम बेग बेलमे है। सभी आवश्यक कार्रवाई के बाद इन लोगों को नक्सलबाड़ी थाने को सौंप दिया गया। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरभंगा से बेगूसराय जा रही बस सैदनगर के पास सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 12 यात्री जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्णिया में एक पिता अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पिता हसबुल थाने से लेकर एसपी और आईजी तक को फरियाद लगा चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मामला जलालगढ़ थाना के रसेली घाट का है। पीड़ित हसबुल के मुताबिक 3 जुलाई को रसेली घाट के संचालक कयूम, रिजवान और हजरत समेत 6 लोगों ने मिलकर परमान नदी में डुबाकर उनके बेटे नाजिम की हत्या कर दी और बाद में नाजिम के डूबने का शोर मचाया। बेटे की संदिग्ध हत्या से पिता दुखी हैं और इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कि पहले हमें उसका फादर की कसम लिखे हैं, थाना प्रभारी को दिए, थाना प्रभारी 6 तारीख में दिए तो वो अभी तक कोई नहीं सुना। तो ये लिए जो है एसपी साहब के पास आए हैं। हाँ, अभी हम लोग एसपी साहब के यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारा जो है भतीजा को नदी में डुबा के मार दिया गया है, सब साजिश करके। और घाट मालिक और अदर आदमी भी है, उसमें 5-7 आदमी है। पहले जो है थोड़ा सा कितनी हुआ था उन लोगों ने। यहाँ भी हम लोग दरखास्त दिए हैं, आईजी में दिए, दरखास्त डीएसपी साहब को भी दिए गए हैं। अब तक इसका कोई सुनवाई नहीं है। अगली खबर हाजीपुर से है, जहां पर राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी से दुर्व्यवहार का वीडियो सामने आया है। हाजीपुर के नगर थाना के अनवरपुर चौक पर अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह को भीड़ ने घेर लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। भीड़ ने उनके साथ पहले गाली गलौज और धक्का मुक्की की और फिर उन्हें नोटों का माला पहनाया। लोगों के हंगामे की वजह से काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। लोगों की भीड़ का अंचलाधिकारी विरोध भी नहीं कर सके। पूरा मामला जमीन की रसीद काटने से जुड़ा हुआ है। लोगों का आरोप है कि अंचलाधिकारी ने घूस लेकर उनकी जमीन की गलत रसीद काट दी। इसी बात से नाराज राघोपुर के लोग हाजीपुर पहुंचे थे। लोगों ने अंचलाधिकारी को रेस्टोरेंट के बाहर घेर लिया और फिर जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। पीड़ित अंचलाधिकारी ने अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आतंकियों को बिरयानी नहीं खिलाएगी, बल्कि हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। आतंकवादी अगर कोई कार्रवाई का प्रयास करता है तो पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी मिलती है। पहले तो आतंकवादी को लोग बिरयानी खिलाता था और तुष्टीकरण वोट के लिए उसको संरक्षण देने के काम करता था। तो इसलिए यह उनको एक बार से धन्यवाद देना चाहिए कि आतंकवादी को
किसी अंजाम देने के पहले ही पकड़ लिया गया। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनें एक बार फिर आतंकियों के टारगेट पर हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बार फिर ट्रेनों को उड़ाने की साजिश रच रही है। इसका खुलासा होने के बाद रेलवे से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए हैं। ट्रेनों में बम प्लांट करने की साजिश ने आला अधिकारियों की नींद उड़ा दी है और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईएसआई की एक और बड़ी साजिश, सामने आई ट्रेन को उड़ाने की प्लानिंग। निशाने पर बिहार यूपी की ट्रेन, अलर्ट पर रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश नाकाम होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और आईएसआई एक बार फिर से ट्रेनों को उड़ाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक आईएसआई पंजाब की धरती से मजदूरों से भरी ट्रेन में बम प्लांट करने की साजिश रच रहा है और आईएसआई ने इसके लिए पंजाब में अपने एजेंट को निर्देश भी दिया था। इस अलर्ट ने रेलवे की नींद उड़ा दी है और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चप्पे चप्पे पर जांच तेज कर दी गई है। एक खबर ये भी आई है कि पंजाब से जो है आईएसआई ने एक नापाक प्लानिंग किया है रनिंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की। उसको देखते हुए क्या कुछ अलर्ट? हम लोग उसके लिए ज्यादातर कोशिश करते हैं कि शौचालय में जो है या शौचालय के ऊपर या कोई ट्रेन में, हाँ रनिंग ट्रेन में या कोई तरह की लावारिस वस्तु ना हो, जिसको अगर किसी तरह का सूचना मिलता है तो यात्रियों को हम लोग अवेयर करते हैं लॉर्ड हेलर के द्वारा भी कि आप लोग अपना यात्रा को सुगम रखें और किसी तरह का भी लावारिस वस्तु मिलता है तो तत्काल जीआरपी को सूचित करें ताकि तत्क्षण कार्रवाई की जा सके। अमूमन बिहार यूपी की ट्रेनों में बड़ी संख्या में मजदूर सफर करते हैं। ऐसे में मजदूरों से भरी ट्रेन को निशाना बनाकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में यातायात की लाइफलाइन ट्रेनों को द बर्निंग ट्रेन बनाने की आईएसआई की हर साजिश को नाकाम करने के लिए जहां पटना जंक्शन समेत तमाम स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से एक एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं जवानों को मुस्तैद कर दिया गया है। जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं जहां पे जैसे पार्सल एरिया हो गया या पैसेंजर का प्लेटफॉर्म एरिया हो गया, एंट्री पॉइंट्स हो गया, वहां पे हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल टीम के द्वारा और स्निफर डॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम लोगों ने सभी को मेटल डिटेक्टर्स और अन्य आवश्यक उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं। आईएसआई के नापाक मंसूबे की भनक लगते ही आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। खुद बिहार के डीजीपी ने इसे गंभीरता से लिया, जिसके बाद एडीजी रेल ने अपने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर साजिश को नाकाम करने की रणनीति पर चर्चा की और न्यूज 18 के माध्यम से भी लोगों से सहयोग की अपील की। आपके माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहेंगे कि हमारी जो मेहनत है उसमें और अपना सहभागिता देके और हमारा हाथ को मजबूत करें और जो राज्य में जो सुरक्षा की व्यवस्था है और हम लोग इसको मजबूत कर पाएंगे। रेल प्रशासन, रेल पुलिस अपील भी कर रहा है कि अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति वस्तु कुछ भी दिखे तो उसकी सूचना जो है वो रेल पुलिस को जरूर दे ताकि अप्रिय घटना होने से बचाया जा सके। आईएसआई का नापाक मंसूबा जो है उसे ध्वस्त किया जा सके। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य संबंधित आधुनिक उपकरणों का बिहार भर के अस्पतालों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दानापुर खगोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसके अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं। मशीनों के रखरखाव, नियमित रूप से चलाने और उसकी देखरेख के लिए नोडल पदाधिकारी की भी नियुक्ति का निर्देश दिया गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। कोरोना के संभावित थर्ड वेव को देखते हुए सरकार ने पहले से ही विशेष निर्णय लिया है और इस बार सरकार ने तय किया है कि बिहार भर के जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो अनुमंडलीय अस्पताल हो या फिर सदर अस्पताल हो या एपीएससी हो, सभी में जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण हैं उनकी संख्या तय कर दी गई है और इसकी खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। हम दानापुर के खगोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी जो जरूरी इक्विपमेंट है उसकी खरीदारी शुरू हो चुकी है और ये सारे जो मशीन है यहां पहुंच भी चुके हैं। हमारे साथ यहां डॉक्टर मौजूद हैं।
मैडम आपके यहाँ ये सारे उपकरण आने शुरू हो चुके हैं, कैसी तैयारी है तीसरे वेव की अस्पताल में? तीसरे वेव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बार जो दूसरी बार में हम लोग जो आया था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उस समय, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की, तो इस बार हम लोग उसके प्रति पहले से सचेत हैं और हमारे यहाँ जिला से आ चुका है 4 कंसंट्रेटर है आया हुआ है, 8 हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी आया हुआ है। तो यही सब जो भी उसकी है डस्टबिन वगैरह या बेड की व्यवस्था है वो सब हम लोग पहले से हम लोग तैयारी कर चुके हैं। लेकिन हम सबको सावधान रहना होगा क्योंकि यह कोई नहीं चाहता कि कोरोना का थर्ड वेव आए, और यदि हम चाहते हैं कि कोरोना का थर्ड वेव ना आए तो इसके लिए पहल हम सबको करनी होगी और सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना होगा। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़ों के पीछे जमीनी विवाद एक बड़ी वजह है। ऐसा कहा जाता है कि जमीनी विवाद की वजह से कई आपराधिक घटनाएं बिहार में घटती हैं और ऐसे लगातार कई मामले भी सामने आते हैं जिसमें यह वजह सामने आती है। इसलिए सरकार जमीनी विवाद के निपटारे के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत जहां सरकारी जमीन को अतिक्रमण से रोका जाएगा, वहीं सही रैयतों को जमीन के मालिकाना अधिकार भी दिलवाए जाएंगे। कैसे हो रहा है कटिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान पर काम, बता रहे हैं संवाददाता सुब्रत गुहा। बिहार में खासकर दियारा क्षेत्र में जमीनों विवाद को बढ़ते देख सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रहा है। इसी कड़ी में कटिहार में ये काम चल रहा है और आप देख सकते हैं एडीएम सर खुद इनके देखरेख के लिए आए हैं। क्या लाभ मिलेगा और इससे लोगों को क्या फायदा हुआ, आइए सर से बात करें। सर, लोगों को क्या लाभ मिलेगा, जमीनी विवाद निपटाने में कितना सहायक होगा? देखिए, ये बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण का मकसद मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को रोकना है और जो रैयत की ज़मीन है उस पर उसका वाजिब हक दिलाना है। और ये इसके आधार पे हम एक नया अधिकार अभिलेख बनाएंगे। उस अभिलेख के आधार पर जो ज़मीन के छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं वो स्वतः उसका निराकरण हो जाएगा, इसलिए जनता को इसमें फायदा है। सर, दियारा का क्षेत्र है जो लिटिगेंट है, छोटा छोटा विवाद है, उसके लिए कितना? बिल्कुल, आप जानते हैं कि आपका जो बरारी जो अंचल है उसमें इस तरह के क्षेत्र हैं, तो हमारा बरारी में भी सर्वे चल रहा है। आप देखेंगे कि फर्स्ट फेज का काम अभी हमारा प्रपत्र 5 का चल रहा है, तेरिज लेखन का। इसके बाद जैसे जैसे हम चरणवार आगे बढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, स्वयं पता चलेगा कि इसके कितने फायदे हैं। फायदे तो मैंने आपको बताया कि नया अधिकार अभिलेख बनाना है, सरकारी ज़मीन को अवैध कब्जे से मुक्त करना है, रैयत के ज़मीन को उसका वाजिब हक दिलाना है। कुल मिलाकर इसको क्या कहा जाए, बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम कटिहार जिले में प्रथम चरण में 3 अंचल में प्रारंभ हुआ है, जिसमें फलका, कोढ़ा और कुर्सेला है। और द्वितीय चरण में हम लोगों ने बरारी और समेली में शुरू किया है। और ये द्वितीय चरण का ये फर्स्ट फेज का काम जो आप सामने देख रहे हैं तेरिज लेखल का चालू खतियान से प्रपत्र 5 में नकल करना, ये प्रथम चरण का काम हम लोग का प्रगति में है। तो एडीएम साहब बता रहे थे कि विशेष भूमि सर्वेक्षण का जो ये कार्य चल रहा है, इससे न सिर्फ भूमि विवाद जो है वो घटेगा, बल्कि जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है वो भी मुक्त होगा और जो रैयत का वाजिब हक है वो भी मिलेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।